हेलो बच्चों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज से हम लोग एसएससी जीडी में जो इस समय क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कुछ ना कुछ मिल जाते हैं, उन्हें मैं सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप सबों को जिनका एग्जाम आने वाला है उनको कुछ ना कुछ फायदा मिल सके। ठीक है, तो हम लोग रेगुलर जब तक एग्जाम चलेगा तब तक कुछ ना कुछ डेली इस पे हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए समय को ना खराब करते हुए सीधे हम लोग आते हैं अपने मैथ के प्रैक्टिस पर। ठीक है, तो चलिए फटाफट आपको पास एक पीडीएफ मिल जाएगा, भी टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे वहां पे आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा। तो इस जो वीडियो है इसका सबसे ज्यादा फायदा आपको तभी होगा जब आप जा करके उस पीडीएफ को पहले से सॉल्व करें। ठीक है, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे आकर देखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आप स्टडी कैंपस खिलाबाद नाम के टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, जो मैं यहाँ पे क्लास में करा रहा हूँ। ठीक, तो सेट 1 है ये भी। ठीक है, और इसी प्रकार सेट 1 सेट 2 करके आपको वहां पे पीडीएफ मिल रहे होंगे। ठीक है, और आपके साइड में यहाँ पे क्वेश्चन भी दिखा रहा होगा जो मैं यहाँ पे आप यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो टाइम ना खराब करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। ठीक, हमारे सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 52,000 रुपए को 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चे इस क्वेश्चन को हम कई तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये रेट कितना लगाया जा रहा है बच्चे, 10% का। तो आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले के जो करने की विधि है थोड़ी पुरानी हो चुकी है। ठीक है, तो थोड़े से अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक, तो 10% का मतलब बच्चे कितना होता है, 1/10। कितना होता है, 1/10। यानी कि अगर हमारा मूलधन मान लीजिए 10 यूनिट है तो उस पे एक साल में 10% का ब्याज लगेगा, यानी कि हर साल उसमें 1 यूनिट और जुड़ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंसिपल और यहाँ लिखते हैं अमाउंट। क्या लिखते हैं, अमाउंट। ये होता है मूलधन और ये होता है मिश्र धन। ठीक है, तो अगर हमारा 10 रुपया रहेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज जब लगेगा तो एक साल में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ऐसे ही 3 बार होगा, मतलब 3 साल की बात की जा रही है तो कितनी बार होगा, ये 3 बार होगा। तो अब ये 10 रुपए दूसरे साल में कितना बन जाएगा, 11 रुपए बन जाएंगे। अगर 2 साल की बात होती तो हम यहीं पे इसको छोड़ देते, लेकिन बात 3 साल की है तो इसको हम एक बार और करेंगे कि 10 रुपए कितने बन जाएंगे, हमारे 11 रुपए बन जाएंगे। ठीक है, तो बताओ अगर हमारे पास 1,000 रुपए होते तो वो कितने बन जाते, 11 गुणा 11 गुणा 11 कितना हो जाता, 1331 रुपए हो जाते। मतलब कि अगर हमने 1,000 रुपए का मूलधन लगाया होता तो वो 3 साल में कितने हो जाते, 1331 रुपए हो जाते। यानी कि 1,000 रुपए हमारा मूलधन हो गया, 1331 रुपए हमारा मिश्र धन हो गया। तो इस पर चक्रवृद्धि ब्याज कितने का चढ़ रहा है, तो आप देख रहे हो 331 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज चढ़ रहा है। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कहोगे कि 1,000 वैल्यू है कितने का, कितना देखा, 52,000। 52,000 इनके हिसाब से जो मूलधन वो कितना है, 52,000। हमारे हिसाब से कितना है, हमारे हिसाब से 1,000। तो हमारे 1,000 की वैल्यू इनके 52,000 के बराबर है। तो हमारे 331 की वैल्यू इनके कितने के बराबर होगी, 0 से 0 कट जाएगा बेटा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 17,212 रुपए। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ आ रही। अब बच्चे में कैलकुलेशन तो नहीं बता सकता ना कि मतलब कि इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप उसको खुद से कर रहे होंगे। ठीक, तो चलिए फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाद में इसको सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है एक बेलन के आधार का व्यास, एक बेलन के आधार का व्यास दे रखा है। ठीक है, चलो बच्चे मैं इसको इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। देखो ये एक बेलन है, ठीक, ये एक बेलन है। ठीक है, थोड़ा सही नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आधार का व्यास दे रखा है इसके, मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक का कितना दे रखा है, 35 सेंटीमीटर ये दे रखा है। ठीक है, कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये जो एरिया दिख रहा है, ये टॉप और बॉटम को छोड़ करके जो ये एरिया आपको दिख रहा है, इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3080 दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चे चलिए पहले मैं आपको इसको इन सब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेहतरीन तरीका बताता हूं। देखिए मैं क्या करता हूं कि जैसे जो इसका आयतन होता है, बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन कैसे निकलता है, बेलन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है,
तो पाई में आपको पता है पाई का मान लगभग कितना होता है 22/7, इसका लगभग मान कितना होता है 22/7 होता है। तो जब भी हम इसका आयतन निकालते हैं तो उसमें 11 का मल्टीपल होता है, जो आता है जो हमारा आयतन आएगा वो किसका मल्टीपल होगा 11 का मल्टीपल होगा, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 11 से जरूर कटना चाहिए, जो हमारा आंसर होगा वो 11 से जरूर कटना चाहिए। ठीक है, तो हम चेक करते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है। ठीक, मैं आपको और भी चीज बताऊंगा कि जब 11 से 2 ऑप्शन कट रहे हो तब क्या करना है। ठीक है, जब चारों ऑप्शन कट रहे तब क्या करना है मैं सब आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आ जाते हैं पहले ऑप्शन पे। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो क्या कर रहा है 5 6 5 6 890 और आपको पता होना चाहिए 11 का मल्टीपल हम कैसे चेक करते हैं, मतलब कोई संख्या 11 से कट रही है कि नहीं कट रही है ये बात हम कैसे चेक कर रहे हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। कैसे चेक करते हैं, अल्टरनेट ऐड करते हैं। 0 8 8 5 13 13 आ गया, ये इसका डिफरेंस लेंगे किससे 9 6 15 से, 9 6 15 से इसका डिफरेंस लेंगे तो ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है। लेकिन अगर इसका डिफरेंस अगर 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए तभी ये संख्या 11 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। ये जो डिफरेंस आया है अल्टरनेट अंकों का योग का डिफरेंस लेने से जो संख्या प्राप्त हुई है वो या तो 0 होनी चाहिए या तो 11 से कटने वाली कोई संख्या होनी चाहिए। अगर ये नहीं कट रहा है तो ये संख्या 11 से नहीं कट रही है, यानी कि अगर ये संख्या 11 से नहीं कट रही है तो ये बेलन के आयतन भी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो चलो ये चेक करने का तरीका है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन लिख के चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास 19,568 19,568 दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। 8 5 13 13 और 1 14 हो गया और 9 से कितना हो गया 15, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना आएगा 1, यानी कि ये भी हमारा 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। और क्या हुआ 26,950 कितना लिख रहा है 26,950 दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे 0 9 9 2 11 11 डिफरेंस 6 5 11, देखो इनका डिफरेंस कितना गया बच्चे 0 आया कि नहीं आया, तो यानी कि ये उत्तर हो सकता है। हम अभी ये नहीं कह रहे कि ये उत्तर हो गया है, क्योंकि हो सकता है अगला ऑप्शन भी 11 से कट जाए तो हमें कुछ और टेक्निक लगानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन चेक कर लेते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, 26,000 लिखा हुआ बच्चे, तो 26,000 तो ना तभी 11 से नहीं कटता है, 11 से कटेगा ये 22,000 कट जाएगा, 4,000 तो 11 से कटता ही नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा 11 से नहीं कट रहा है, यानी कि हमारा उत्तर कितना होगा 26,950 होगा। बिना लगाए इस सवाल को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, लेकिन हमें इसको विधिवत लगाना भी सीखना है, तो लगा के चेक कर लेते हैं। ठीक, चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूं, आपको मेरी बात मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसको मैं डिलीट करके आपको आगे बढ़ा के दिखाता हूं। देखो इसको विधिवत कैसे लगाएंगे, विधि से कैसे लगाएंगे इसको, देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाता है, समझो। जैसे मान लो कि ये हमारा बेलन है, ये हमारा बेलन बना दिया। ठीक, तो ये इसके बेलन का ये आधार है। ठीक है, ये बेलन का आधार कहलाता है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक ये त्रिज्या कहलाती है, और इसको अगर पूरा हम काउंट करें तो ये व्यास कहलाता है। व्यास दे रखा है 35, मतलब कि यहां से लेके यहां तक दे रखा है 35, तो यहां से लेकर के यहां तक उसका आधा होगा, यानी कि 35/2 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, और कह रहा है इसका क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 30 80 दे रखा है। कितना दे रखा है 30 80 दे रखा है। तो इसका आयतन पूछ रहा है, अभी निकाल के दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो चलिए चलिए, तो इसका बेलन का जो वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, ये होता है भैया 2 पाई आर एच। कितना होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब यहाँ पे 35/2 हो जाएगा, और एच का मान कितना हो जाएगा आपका, एच का मान कितना हो जाएगा वही तो निकालना है पहले। ठीक है, एच का मान हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो बराबर कितना दे रखा है ये 30 80 दे रखा है। कितना दे रखा है 30 80, बेलन का वक्रपृष्ठ, फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो 2 गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे आर का मान कितना देखा 35/2 हो जाएगा यहाँ से, इंटू एच। पहले हमको एच निकालना पड़ेगा, इसकी ऊंचाई कितनी है वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तब तो जाके आयतन के फॉर्मूले में लगाएंगे। ठीक है,
तो ये हो गया 30 80। बोलो तो यच का मान कितना आ जाएगा भैया? देखो 2 से 2 यहाँ कट गया, कोई दिक्कत नहीं। 7 से ये 5 बार में कट चुका है, ठीक है। तो भैया 22 पंजे कितना हो जाएगा? 110। तो 30 80 ये हो गया बटा 22 पंजे कितना हो गया? 110। इसको लाके यहाँ पर 0 0 कट गया, ठीक है। 11 से काट लो इसको, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 8 बचेगा, 11 अठे 11 दूना 22 और यहाँ पे कितना बचा? 88, ठीक है। 11 अठे 88, ठीक है। तो ये हो गया 28 सेंटीमीटर। इसका हमारा जो ऊंचाई आएगा वो कितना आएगा? 28 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? इसका बेलन का आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन। आयतन क्या होता है भैया? पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। तो पाई का मान कितना ले लेंगे? 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया? 35/2 गुणा 35/2, तभी तो आर स्क्वायर होगा जी, ठीक है। इंटू एच, एच का मान कितना हो गया? 28 हो गया। अब जाके कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 4 से कटेगा कितनी बार में? 7 बार में। 7 से कट गया, ठीक है। अब क्या बच गया हमारा? बच गया 35 गुणा 22, ठीक है। तो 22 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 11, ठीक है बच्चे। और 35 का स्क्वायर कितना होता है? 35 का स्क्वायर हमें पता है ये होगा 1225। कितना हो जाएगा? 1225 होगा, ओके। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? ये जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2450। कितना हो जाएगा? 2450 गुणा 11। मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को मल्टीप्लाई करने आपको आना चाहिए, ठीक है। कैसे होगा? 0 है तो पहले 0 बढ़ा देते हैं। 5 और 0 मिला कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। 4 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 2 को उतार दिया तो जाएगा 26,950 सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, जो भी दिया होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? ठीक है। तो ये तरीका है। तो बताओ, अगर हमें पेपर में छोटी सी ट्रिक मालूम होने से या फिर छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होने से अगर मैं इतने कैलकुलेशन से बच जाता हूं तो ज्यादा अच्छा कौन सा है? बेसिक से लगाना या फिर थोड़ा सा टेक्निक जानना, ठीक है। तो टेक्निक जानने वाली जो बात होती है वो लंबे क्लासों में हो पाती है, ठीक है। जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ रहे होते हैं तो ज्यादा अच्छे से हो पाती है वो बात, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसे अगर नोट करना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चे मैं कोशिश करूंगा जो क्वेश्चन आसान है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो क्वेश्चन थोड़े से अच्छे स्तर के हैं उन्हें मैं बताने का प्रयास करूंगा। इसे मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है एक शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंक्वाकार बर्तन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुछ सवाल कोई दम नहीं है इसमें। देखो जी, शंकु का आकृति कुछ ऐसा होता है, जो आप टोपी पहनते हैं ना बर्थडे के दिन, वो होती है शंक्वाकार, ठीक है। तो इसमें 3 चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है? कि इसके आधार की त्रिज्या आपको पता होना चाहिए, जिसको हम आर कहते हैं, स्मॉल आर, ठीक है। ये पता होना चाहिए। ये इसकी सीधी ऊंचाई है, इसको हम बोलते हैं एच। और ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये इसकी तिरछी ऊंचाई है, स्मॉल एल से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखो, अब कह रहा है कि बर्तन की त्रिज्या 4 है, तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल, ठीक है। बराबर ये दे रखा है हमारा कितने के? 20 पाई के, 20 पाई के दे रखा है, ठीक है। तो देखो बच्चे, ये जो आंसर दे रखा है वो पाई के फॉर्म में ही दे रखा है। आंसर भी पाई के फॉर्म में है, यानी कि वो पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। लेकिन यहाँ से पाई क्या हो गया? उड़ गया, कट गया। ये आर की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू एल की वैल्यू हो गई 20, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 जाके डिवाइड कर देगा, कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 5 सेंटीमीटर हो गया। बस आपको कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हमें बेलन का आयतन निकालना है। क्या निकालना है? सॉरी, शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है जी? जरा बताओ। 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो बताओ, 1/3 लिख लिया। पाई का मान हमें रखना ही नहीं है क्योंकि आंसर पाई में ही दिया हुआ है। आर की वैल्यू को पता है कितनी? 4 गुणे 4 हो जाएगी, इंटू अब हमें चाहिए क्या? एच चाहिए ना। एच तो हमने निकाला ही नहीं है, ठीक है। तो एच निकलेगा कैसे? बात को समझो। देखो जी, ये जो यहाँ पे अगर त्रिभुज टाइप का दिख रहा होगा तो ये त्रिभुज बनता है समकोण त्रिभुज। क्या बनता है? ये समकोण त्रिभुज। तो इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होते हैं ना फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एल का मान आ गया 5 आपका। ये हो गया कर्ण, ये किसकी तरह दिख रहा है? ये कर्ण की तरह दिख रहा है।
तो कर्ण का मान हो गया 5, आधार का मान हो गया 4, तो लंब का मान कितना हो जाता है 3। अगर आपको नहीं आया ये बात समझ में कि सर ये कैसे हुआ, तो आपको पता है क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण क्या है 5 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर कितना भैया, आधार हो गया 4 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 25। 4 का स्क्वायर 16, 16 इधर आके घट जाएगा बराबर किसके, लंब का स्क्वायर के। तो लंब क्या हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा 9, अंडर रूट 9 का वैल्यू कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा लंब। तो कितना आ गया लंब हमारा 3 आ गया, जो कि ये शंकु की हाइट है। ठीक है, तो ये हमने भर दिया कितना यहाँ पे 3 भर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, तो 4 चौका 16 पाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन को पूरा लगाना पड़ा, क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि इसमें जो वैल्यू है वो पाई का पुट ही नहीं किया। भाई अगर हम स्मार्ट बन रहे हैं तो एग्जामिनर भी तो स्मार्ट बन रहा है। ठीक है, तो वो चाहता था कि आप पूरा इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करके निकालें, तो इसने ये क्वेश्चन पुट कर दिया, बात समझ आया, और ऑप्शन में पाई की वैल्यू रखी ही नहीं। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए आसान था, तो हमने इसको कर लिया आसानी से। ठीक है, तो फटाफट इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं, डिलीट कर देता हूं इसको मैं, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन जो है ये बार बार पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 10% की छूट दी, 10% की छूट दी, और अभी भी 10% का लाभ अर्जित किया। ठीक है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में, और खासकर एसएससी में तो इस पर एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे जो एग्जाम ले लीजिए आप, उस पर एक क्वेश्चन आपको इसको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, बात को समझेंगे। देखो कभी भी जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि सीपी और एमपी का अनुपात ज्ञात कीजिए, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य, ठीक है, और ये होता है मार्केट प्राइस, मतलब कि सूची मूल्य बोल देते हैं इसको, या फिर अंकित मूल्य बोल देते हैं इसको। ठीक है, सूची मूल्य और अंकित मूल्य में आपको अनुपात बताना है। ठीक है, तो जब भी आपको ये सवाल मिलेगा तो आप डायरेक्ट इसको करेंगे, कैसे करेंगे, जो इसका जो अनुपात होगा वो अनुपात कैसे निकलेगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और इधर लिख लेंगे 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होगा तो जोड़ के लिखेंगे, लॉस होगा तो घटा के लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें 10% का छूट दिया है, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 10, रेशियो 100, प्रॉफिट कितने का हुआ 10% का, तो 100 प्लस 10 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 100 में से 10 गया कितना बचेगा 90, और 100 में 10 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा ये 110, तो 0 से 0 काट दिया, कितना हो जाएगा 9:11। इसके सीपी और एमपी में अनुपात ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को एक स्टेप और आगे बढ़ा देता है। ठीक है, क्या आगे बढ़ा सकता है, कहता है, कह देगा कि अगर मान लो, अब इसका आंसर तो यही है, जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है उसका आंसर तो यही है 9:11, लेकिन पेपर में यह कह सकता है कि इसका जो सीपी है वो 180 रुपया है, तो एमपी कितना होगा। तो सीपी कितना दे दिया, मान लो 180 दे दिया, तो भैया 9 की वैल्यू कितने के बराबर 180 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो इस तरह 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा 20 कर दो, 11 दूना 22, 220 रुपए इसका एमपी निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा, पेपर में पूछेगा जरूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 850 मीटर लंबी ट्रेन है जो 162 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, एक सुरंग को 63 सेकंड में पार करती है, सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। बात को समझिएगा, जैसे देखिएगा, जब कोई ट्रेन, अब मान लो ये ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन को हम टी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये ट्रेन किसी, ठीक है, सुरंग को पार करे, सुरंग जैसे लिखा हुआ है, सुरंग को पार करे, ठीक है, या प्लेटफॉर्म को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करती है। ठीक है, तो इनकी जो लंबाइयां होती है ना वो जुड़ जाती है। अगर इसकी लंबाई L1 है और इसकी लंबाई L2 है, तो इनकी लंबाइयां आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाती है। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करेगी और सुरंग की लंबाई भी पार करेगी, या फिर जो दोनों में से दिया होगा उसकी लंबाई को पार करेगी। बात समझ में आया नहीं आया, ठीक है, फिर से बताता हूं कि जब कोई ट्रेन
किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को पार करती है। सुरंग दिया हुआ है या प्लेटफॉर्म दिया हुआ, दोनों बातें सेम टू सेम है। ठीक है, ट्रेन में चाल होती है लेकिन प्लेटफॉर्म की चाल तो होगी नहीं, तो प्लेटफॉर्म की चाल वहां पे शून्य मानी जाती है। बात समझ में आ गया आपके? ठीक है, तो इस बात को समझना है। आपको पता होगा दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है कि नहीं होता है? चाल गुणे समय होता है, आपको पता होगा। तो दूरी जब पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 850 है। ठीक है, प्लस अब जो सुरंग है उसकी लंबाई को हम लोग एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। बात समझा? सुरंग की लंबाई अपनी लंबाई को पार करेगी, सुरंग की लंबाई को भी पार करेगी। तो ट्रेन की लंबाई 850 दे रखी है, सुरंग की लंबाई को हमने एक्स मान लिया, बराबर चाल कितनी है? चाल दे रखा है 162 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 162 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये दे रखा है मीटर में। ठीक है, किसमें दे रखा है? मीटर में। तो इस चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, इनटू टाइम कितना दे रखा है? 63 सेकंड में पार करती है भैया। कितने सेकंड में? 63 सेकंड में पार करती है। तो बस बच्चे हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, बाकी इसमें कोई दम नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो हमको x का मान निकालना है, तो 850 प्लस x लिखा रहने देते हैं। फिलहाल देखो बच्चे, जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ पेपर में आपको इतना टाइम इसमें लगना नहीं चाहिए। ठीक है, 18 से कट जाएगा, ये कितनी बार में कटेगा? 9 बार में कटेगा। ठीक है, 9 पंजे कितना होता है? 45, 45 गुणा 63 हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूं। इसका आंसर आएगा, आप जब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जाके घटाएंगे, तो ये आएगा 1985 मीटर। सुरंग की लंबाई कितनी थी? 1985 मीटर। क्योंकि मुझे समय नहीं खराब करना है, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट मैं कैलकुलेशन बता दिया कि इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, 1985 मीटर इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो फटाफट इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए इसे मैं अब डिलीट कर देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 840 है और उनका महत्तम समापवर्तक जो है वो 7 है। एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो बच्चे ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। ये अगर मान लीजिए पेपर में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, और इससे कहीं बेहतर क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ये भी है कि सारे ही क्वेश्चन को वो कठिन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर सारे ही क्वेश्चन कठिन कर देगा तो वो पेपर 1 घंटे में सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो टिपिकल कर देता है और कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान कर देता है। ठीक है, आ जाइए। तो देखो भैया एक बात आपको ध्यान रखनी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है बराबर होता है उनके एलसीएम गुणे उनके एचसीएफ के। ठीक है, इसको हटा देते हैं, क्या करना है इसका। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उन दो संख्याओं के एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात जो है वो 2 पर ही लागू होती है। 3 पे लागू करवाना होगा तो बात बदल जाएगी, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, लेकिन 3 वाली बात कभी पेपर में पूछी नहीं गई है, तो उस पर ध्यान क्यों देना। ठीक है, आ जाओ। दो संख्या गुणनफल, तो एक संख्या हमारा 56 दे रखा है, दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं, बराबर उनका एलसीएम कितना दे रखा है? एलसीएम दे रखा है 840, उनका एलसीएम दे रखा है 840 और उनका एचसीएफ दे रखा है कितना? 7। तो हमको बस x का मान निकालना है। तो 840 गुणा 7, 56 इधर आके क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा, हो जाएगा 56। 7 से कटेगा ये 8 बार में, 8 से कटेगा 105 बार में, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई बच्चे? 105 आ गई। ठीक है, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, तो फटाफट इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं डिलीट कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का करा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको टाइम लगा नहीं है, ये सब क्वेश्चन को नहीं करा सकते हम। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कठिन है, मुझे नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 - 4 - 6 - 4 ये बार लगा हुआ है, इसको रेखा कोष्ठक बोलते हैं बच्चे। ठीक है, इसको जो बोलते हैं आपको, इसे बोला जाता है रेखा कोष्ठक। क्या बोलते हैं इसको? रेखा कोष्ठक बोलते हैं। ये आपको पहले सॉल्व करना होता है। ठीक है, रेखा कोष्ठक ये माइनस का चिन्ह बाहर है। ठीक है, तो 6 में से 4 जाएगा बच्चे, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 2।
ठीक है, फिर 6 में से 2 घटना है, 6 में से 2 घटेगा कितना आएगा 4, 4 में से फिर 4 घटेगा कितना हो जाएगा 0। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है, अब बचा 3, 3 माइनस 0, 3 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 3 ही बचेगा, तो बचा 40 माइनस 3 कितना हो जाएगा इसका उत्तर 27 इसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ आई? तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा आगे पीडीएफ में आता है तो मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा उन्हें, ठीक है, इन्हें आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे और आंसर को मैच कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 12.5% के लाभ पर 630 रुपए में बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ओहो बढ़िया सवाल। ठीक है, देखो जी कितने परसेंट का लाभ मिला है, 12.5% का लाभ उठाया गया है। ठीक है, 12.5% का लाभ लिया गया है और इस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 630 रुपया दे रखा है। हमको इसका कॉस्ट प्राइस चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं इस सवाल में। देखो जी हम इसको कैसे समझेंगे, 12.5% का मतलब कितना होता है, तो 12.5% का जो मतलब होता है, ठीक है, वो होता है 1/8। कितना होता है जी 1/8। मतलब कि अगर उस वस्तु का सीपी 8 यूनिट रहा होगा, अगर उसका सीपी 8 यूनिट रहा होगा तो उसका 12.5% का प्रॉफिट उठाया गया है। मतलब कि 8 का 12.5% कितना होता है 1 होता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो 8 रुपए का सामान, उस पर प्रॉफिट कितने का 1 रुपए का, 8 रुपए का सामान प्रॉफिट कितने का 1 रुपए का, तो बिक कितने में गया 630 में। यानी कि 8 और 1 9 यूनिट जो वैल्यू है, 9 यूनिट जो वैल्यू है, तो हमारे हिसाब से एसपी कितना हो जाएगा 8 और 1 का लाभ। तो 8 रुपए का सामान खरीदा था, 1 रुपए का लाभ लिया तो बेचेगा कितने में 9 में। तो 9 यूनिट जो वैल्यू है वो कितने का है 63, यानी कि 630 रुपए का है। बोलो तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी 9 से भाग करेंगे, 9 सत्ते 63, ठीक है 70 रुपए होगी। तो हमको निकालना सीपी, सीपी कितना यूनिट है 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 गुणे 70 कितना हो जाएगा जी 560 रुपए। ऑप्शन इसका जो होगा वो इसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चे पेन तो उठना ही नहीं चाहिए ऐसे सवालों में, ऐसे सवालों में पेन उठना ही नहीं चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट आपको आंसर लिख देना होता है। ठीक, चलिए फटाफट इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसे मैं डिलीट कर देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव कर जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखो जी ये क्वेश्चन है 20 पुरुष एक कार्य को 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करते हुए 7 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। 10 पुरुषों को उसी कार्य को 12 दिनों में पूर्ण करने हो तो कितने घंटे कार्य करना चाहिए। तो डायरेक्ट हो जाएगा ये सवाल बच्चे, देखो कैसे हो जाएगा। आपको पता है, क्या पता है, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 होता है कि नहीं होता है? तो आप कहेंगे डेफिनेटली होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो पहले कितने आदमी गए थे 20 आदमी काम करने के लिए गए और 6 घंटे पर डे काम किया। एच का मतलब घंटे, कितने घंटे काम किया 6 घंटे पर डे काम किया और काम कितने दिन में पूरा कर दिया 7 दिनों में। 20 आदमियों ने 7 दिन में काम पूरा किया। रोज कितना काम कर रहे थे 6 घंटे पर डे काम कर रहे थे। M1 का मतलब आदमी, D1 का मतलब कितने दिन, ठीक है, और H1 का मतलब कितने घंटे रोज काम कर रहे थे। ठीक है, बराबर बराबर कितने 10 पुरुष उस काम को दोबारा करने गए थे। ठीक है, और 12 दिनों में काम को खत्म करना था। तो पूछ रहा कितने घंटे रोज काम करें, H2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है इसमें, H2 के यहीं पे रोक लो। ठीक है, अब इसको गुणा मत करने जाना, 20 गुणे 7 गुणे 6 इसको ऐसे रहने दो, इस दोनों को आगे भाग करवा दो बटा 10 गुणा कितना हो जाएगा 12, क्योंकि भैया ये जो गुणा करे इधर के क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। बोलो तो H2 की वैल्यू को फाइंड हो जाएगी। ठीक है भैया 6 से कटेगा कितनी बार में 2 बार में कटेगा और 10 दूना कितना हो जाता है 20, 20 से 20 कट गया, यानी कि H2 की वैल्यू कितनी आ गई 7 घंटे पर डे। 7 घंटे पर डे उन्हें काम करना चाहिए, तब जाके काम जैसा ये चाहते हैं वैसे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, चलो जी अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा मुझे लगता है 10 है। ठीक है, इसे मैं डिलीट कर देता हूं, कोई भी दम नहीं था इस सवाल में। ठीक, देखो जी नेक्स्ट सवाल हमारे पास, देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन सही करना है। इसको लिखा हुआ है 2x प्लस 3y। ठीक है, इसका रेशियो दे रखा है किससे 3x प्लस 5y से, 3x प्लस 5y से इसका रेशियो दे रखा है बराबर 18:29 दे रखा है। इसका अनुपात 18:29 दे रखा है। तो पूछा x अनुपात y ज्ञात कीजिए। तो x अनुपात y आपको निकालने के लिए कह रहा है, भैया x अनुपात y आपको निकालने के लिए कह रहा है। ठीक,
तो हमें क्या करना चाहिए, बात को ध्यान से समझो, ध्यान से समझिए बात को। जो ऑप्शन है वो एक्स और वाई का अनुपात दे रखा होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके, 3:4, पहला ऑप्शन है 3:4 दे रखा है, ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या है, 2:3, 1:5, 2:3, 1:5, और एक ऑप्शन और रखा है, क्या दे रखा है वो, 3:5 दे रखा है, ठीक है। चलो मैं आपको इसको डायरेक्ट जल्दी से ऑप्शन से करके दिखा देता हूं और बताता हूं कैसे इसको जल्दी करना होता है, ठीक है। देखो जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसमें x और y की वैल्यू पुट करूं तो इसके बराबर 100 होना चाहिए, बात समझे, 18/29 होना चाहिए। कैसे, ध्यान से समझो, ये लिखा हुआ 2x + 3y अपॉन 3x + 5y, रेशियो का मतलब क्या हो सकता है, अपॉन हो सकता है, बराबर 18/29 आ रखा है, ठीक है। और हमको यहाँ x y का मान दे रखा है, ठीक। तो हमको x का y मान अगर हम 3 ले रहे हैं तो y का मान हमें 4 रख के इसको सेटिस्फाई कराना होगा, ठीक है। तो जब मैंने पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई करवाया इस पे, देखो कैसे, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 × 4, 3 × 4, y का मान कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, तो 4 3 कितना हो गया, 12, ठीक है। अब 12 6 18, यहां मुझे मिलता मैच करा, तो मैंने कहा आगे नीचे वाला भी चेक कर लेते हैं, 3 × 3, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 5 × 4, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20, यहां से हमको 29 मिल गया, सेटिस्फाई कर गया, यानी कि जो हमारा उत्तर होगा वो कितना होगा, 3:4 हो जाएगा। तो इसको आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है ऐसे ही, ठीक है। अगर अगर मान लो ऐसे सॉल्व नहीं होता, अगर मान लो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी कर देता, ठीक है, या फिर पूछ जाता एक्स और वाई का योग क्या होगा बताइए मुझे, ठीक है, या फिर कुछ चेंज कर देता कि हम ऑप्शन से पुट ना कर पाते इसको, तो आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्या करना पड़ता, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो जानते हो ये जो वैल्यू दी होगी ना, वो थोड़ी सी छोटी वैल्यू दी होगी, ताकि आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाए, क्योंकि अभी भी आप कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा वैल्यू बड़ी आने लग जाएगी। तो आपसे बड़ी वैल्यू नहीं पूछवाएगा, आपसे कैलकुलेशन करवाएगा, बात समझ नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसको इस ऑप्शन से ही कर सकते हैं। और आप अगर दूसरा ऑप्शन पुट करेंगे तो ये 18/29 आएगा ही नहीं, बात समझ में नहीं है। एक ऑप्शन में आपको रख के दिखा देता हूं, कौन सा ऑप्शन रख दूं बताओ, 2:3 रख देते हैं, चलो 2:3 को ही रख के चेक कर देते हैं। देखो 2 रखेंगे x का मान, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, और 9 4 कितना होता है, 13, 13 कभी भी 18 नहीं बन सकता, 13 और 18 में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, बात समझे। इसका मतलब ये पहले ही यहीं पे डिलीट हो गया कि ऑप्शन का उत्तर होना ही नहीं था। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो फटाफट मैं ऑप्शन से इसको करके आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन को लगाने के बाद हमारा अगला सवाल है, बहुत सही बहुत सही, बहुत अच्छा सवाल है हमारे पास अगले वाला। देखो क्या है क्वेश्चन में, देखो हमारा अगला सवाल है, लिखा हुआ एक कपड़े की दुकान में 3 की खरीद पर 1 मुफ्त, लिखा हुआ था 3 की खरीद पर 1 मुफ्त, यही लिखा हुआ था, 3 की खरीद पर 1 मुफ्त लिखा हुआ था, ठीक है। मतलब कि 3 सामान खरीदो और 1 सामान मुफ्त पाओ, लिखा हुआ था कि 3 की खरीद पर 1 मुफ्त, 3 सामान खरीदो और 1 सामान मुफ्त पाओ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कह रहा है कि कितने परसेंट का छूट दिया गया है, कितने परसेंट का छूट दिया गया है, बच्चों समझो इस बात को। अच्छा मान लो माना एक सामान का एमपी जो था, माना एक सामान का एमपी जो था, मतलब मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य 10 रुपए था, मान लेते हैं। तो आप अपने पास कितने सामान लेकर आएंगे, अगर मान 3 सामान आपने खरीदा तो कितने सामान लेके आएंगे, 4 सामान लेके आएंगे। तो 4 सामानों का एमपी कितना हो जाएगा, टोटल एमपी कितना हो जाएगा जरा बताओ तो, टोटल एमपी कितना हो जाएगा, 40 रुपए हो जाएगा। आप अपने घर पे 4 सामान लेके आएंगे ना, कितने सामान लेके आएंगे, 4 सामान लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आपका एमपी हुआ 40, लेकिन आपने उसको दिए कितने हैं, 3 की खरीद पे, 3 की खरीद पे कितने रुपए उसको दिया आपने, एसपी कितना हुआ इसका जरा बताना तो, एसपी होगा 30 रुपया, क्योंकि आपने 3 के दाम दिए उसको, तो 3 × 10 कितना हो गया, 30 रुपए। अब देखो छूट किस पे मिलती है, एमपी पर मिलती है, मार्केट प्राइस पे मिलती है, ठीक है, मार्केट प्राइस पे मिलती है। तो आपने 40 रुपए का सामान खरीदा, उसको दिया कितना, 30 रुपया, छूट कितने का मिला, 10 रुपए का, कितने का छूट मिला, 10 रुपए का। तो आप काउंट करेंगे कि 10 का छूट मिला है कितने पर, 40 पर, ठीक है। डिस्काउंट किस पे मिलता है, एमपी पर मिलता है, ठीक है। तो डिस्काउंट मिला है 10 रुपए का, एमपी कितना है 40, तो 100 पे कितना डिस्काउंट भैया, ठीक है।
तो 10 एक नम 10, 10 चौका 40, 1/4 कितना परसेंट होता है? तो आप कहेंगे सर 25% का डिस्काउंट हुआ। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एक होता है सीपी, एक होता है एसपी और एक होता है एमपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य और एमपी मतलब होता है अंकित मूल्य। ठीक है, सीपी मतलब आप कितने का सामान, कोई सामान खरीद के ला रहे हैं, एसपी मतलब कितने का बेचा है, एमपी मतलब कितने का लिखा है। मतलब कि आपने मान लो कोई सामान खरीदा 100 रुपए का, कितने का खरीदा? 100 रुपए का, और आपने उस पर लिख दिया 120 रुपए। कितने रुपए लिख दिए? 120 रुपए। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो और आपसे ग्राहक जब आप कहेंगे भैया ये सामान 120 रुपए का है, तो ग्राहक तो कुछ तो उससे छूट ले लेगा कि भैया कुछ ना कुछ छोड़िए भैया, कितना 120 तो नहीं ना देंगे हम। तो आपने कहा चलिए भैया 110 दे दीजिएगा। कितना दे दीजिएगा? 110 दे दीजिएगा। ठीक है, तो देखो जो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप कहेंगे सर 10 का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट? 10 का। तो जो प्रॉफिट और लॉस काउंट होता है वो किस पे काउंट होता है? सीपी पे काउंट होता है। और 120 रुपए के सामान को आपने 110 में बेचा, यानी कि 10 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट किस पे काउंट होता है? एमपी पर काउंट होता है। तो डिस्काउंट किस पे काउंट होगा? एमपी पर। तो डिस्काउंट यहाँ 10 का मिला था, जिसका क्रय मूल्य हमने, जिसका हमने अंकित मूल्य माना था 40 रुपए, तो कितने का छूट हुआ उस पर? 25% का छूट उस पर काउंट हुआ। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपके बात? तो इसको फटाफट नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए जी, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक ट्रेन पी से क्यू की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और क्यू से पी की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो उसका औसत चाल ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मान लो ये पी है, ये क्यू है, एक ट्रेन गई कितने की स्पीड से? 70 की स्पीड से, और वापस आई कितने की स्पीड से? 30 की स्पीड से। तो पूछ रहा है इसका औसत चाल कितना हुआ। बात समझ में आया? तो इसका औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है इस केस के लिए, औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। मतलब कि जितने से गई जितने से आई, ठीक है, 2 गुणा गई कितने से? 70 से, आई कितने से? 30 से, बटा 70 धन 30। कितना हो जाएगा भैया? गुणा मत करना इसका, 2 गुणा 70 गुणा 30 बटा कितना हो जाएगा? 70 30 कितना होता है? 100। एक जीरो 2 जीरो 2 जीरो उड़ गया। ठीक है, 7 तरीके 21 21 गुना 42 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा वो इसका हो जाएगा स्पीड हमारा। बात समझा? औसत चाल हो जाएगी। जब अगर मान लो 2 से ज्यादा चालें हो जाती, ठीक है, मान लो चालें 2 से ज्यादा, मैं यहाँ पे 2 ही चाल दिया हुआ है, 2 से ज्यादा चालें हो जाती तो इस फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? या फिर होगा भी तो बहुत तिगड़म लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस तरीके से। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 70 और 30 ये हमारी क्या है? ये हमारी चाल है। ठीक है, हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसका कितना आएगा? 210 आएगा। कितना आएगा? 210 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी, हम मानते हैं दूरी, ये औसत, ये दूरी मान लिया। ठीक है, तो 70 की चाल चले 210 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेगी? 3 घंटे लेगी। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे हो गया समय। क्या हो जाता है यहाँ पे? समय। ये इसका आंसर आ चुका बच्चे। ठीक है, समय हो गया। तो 30 से 30 की चाल है, 210 किलोमीटर जाएगी, कितना घंटा लगेगा? 7 घंटा लगेगा। तो अगर 2 से ज्यादा दूरियां हो जाती हैं या चालें हो जाती हैं तो हम इस तरीके से एलसीएम निकाल के करेंगे। ठीक है, तो औसत चाल जो निकलेगा, जो औसत चाल निकलेगा वो कैसे निकलेगा? तो कहेंगे कि सर जी कुल दूरी, क्या होता है फॉर्मूला? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कहेंगे सर जी कुल दूरी कितना हो जाएगा? देखो भैया 210 किलोमीटर की दूरी चल रही है 2 बार, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा, बटे समय कितना लगा है? 7 तरीके 21 का समय लगा है टोटल। बात समझ में आया कि नहीं आया? कितना समय लगा है? 21 का, अरे सॉरी 7 प्लस 3 का समय लगा है, 7 प्लस 3 का समय लगा है। तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 210 बटा 7 3 10, 0 0 कट गया, 21 गुना 42 42 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी। तो इस तरीके से 2 चालें हो, 3 चालें हो, 4 चालें हो, 10 चालें हो, सबके आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको दोनों ही बातें ध्यान रखनी है, और इस पर एक क्वेश्चन फिक्स है, पेपर में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसे फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए इसे मैं डिलीट कर देता हूं बच्चों, ठीक है। देखो अगला हमारा सवाल जो है वो थोड़ा सा अच्छा सवाल है। लिखा हुआ है एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 625 रुपए हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, धनराशि ज्ञात करनी है बच्चे। ठीक, कैसे होगा ये सवाल, बात को समझते हैं। कई तरीकों से आप इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले वाले तरीके पे आते हैं। पहला तरीका फॉर्मूला वाला है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 साल के लिए 2 साल के लिए 2 साल के लिए जो CI माइनस SI होता है, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P कोष्टक में R/100 का होल स्क्वायर होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो अब बच्चे देखो इसका आप ऑपरेशन कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो ऑपरेशन बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम आंसर पे आएंगे या फिर जैसे सवाल लगाना होता है इसको लगाएंगे। अंतर कितना दे रखा है, 625 रुपए इनका डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। P हो गया R/100, R कितना दे रखा है 20 अपॉन कितना लिख देंगे यहाँ पे 100 लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बस आपको इसको सोल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 15,625 रुपए। बता देता हूं कैसे होगा। देखो ये 20 एकम 20 20 पंजा 100, ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 25। तो P की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 625, ठीक है। 625 गुणा 25 से जाकर गुणा कर देगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 25। तो 625 गुणे जो 25 होता है वो होता है 15,625। एक तो ये तरीका हो गया इस सवाल को लगाने का, एक तो ये तरीका सबसे आसान हो गया। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन मिल जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। अच्छा, एक तरीके से आप और इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जब भी 2 साल की बात करेगा, जब भी 2 साल की बात करेगा तो ये सक्सेसिव परसेंटेज को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, सक्सेसिव परसेंटेज को। बस समझिए, ठीक है। जो SI होता है ना वो सिंपल परसेंटेज चलता है। क्या चलता है, सिंपल परसेंटेज, एस सिंपल SSI, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल परसेंटेज पे फॉलो करता है, ठीक। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सक्सेसिव परसेंट पे काउंट होता है। बात समझ में आ गई, वो सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करता है। तो जब भी 2 साल का डिफरेंस वाली बात आएगी तो हम उसको डायरेक्ट ऐसे करेंगे, ठीक है। P इंटू 20% का मतलब कितना होता है, कहां लिख दो, यहाँ पे लिख देता हूं। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। कितना मतलब होता है, 1/5। जब 2 साल की बात है तो 1/5 गुणा 1/5 कर लेना, ठीक है। बराबर डिफरेंस कितना का दे रखा है, 625 का दे रखा है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ठीक है। तो P की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 625 गुणा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 15,625 हो जाएंगे। बात समझ में आई, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी सवाल हैं, जितने भी सवाल हैं सारे इस क्वेश्चन इस फॉर्म मतलब कि इस वाले फॉर्मूले पर हो जाएंगे, ठीक है। आपको मूलधन दे सकता है और दे देगा कि उनका रेट क्या है, रेट दे देगा, मूलधन दे देगा। आपसे पूछेगा 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए, तो आप डायरेक्ट इसको पुट करके आप उसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का आंसर निकाल सकते हैं, क्या होगा उनका अंतर। बात समझ आ गई है, तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक। एक तरीका और है, वो भी मैं बता देना चाहता हूं, ठीक है। वो भी मैं बता देना चाहता हूं। देखो कैसे, देखो देखो हमको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल हमें नहीं दे रखा है। जब भी रेट दे रखा हो तो एक ट्री मेथड होता है, उसको भी हम लगा सकते हैं। कैसे, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, 1/5 होता है, ठीक है। तो बात कितने सालों की है, 2 सालों की। तो हम नीचे वाली जो संख्या हमको प्राप्त हुई है, ठीक है, नीचे वाली जो संख्या प्राप्त हुई है उसको हम कह देते हैं मूलधन, ठीक है। लेकिन बात 2 सालों की है तो माना मूलधन, हम मानते हैं मूलधन को, माना मूलधन कितना होगा, माना मूलधन जो होगा वो हमारा 5 का स्क्वायर यानी कि 25 रुपए हो गए, यानी 25 यूनिट मान लेते हैं। माना हमारा मूलधन जो होगा वो 25 यूनिट होगा। बात समझ में आ गई। तो 25 यूनिट का हमारा मूलधन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब कह रहा है कि पहले साल उस पर ब्याज लगेगा। कितने का ब्याज लगेगा, 20% का। 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का ब्याज लगेगा तो 5 रुपए का ब्याज पहले महीने में लग जाएगा, पहले साल लग जाएगा। दूसरे साल में फिर 1/5 का ब्याज लगेगा। कितने का ब्याज लगेगा, 25 का 1/5 कितना हो गया, 5 हो गया। बात समझ में आ गई। तो ये जो आपको इस समय दिख रहा है बोर्ड पे,
ये 5, ये तो हो गया हमारा मूलधन, ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया। ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये हमारा कहलाता है साधारण ब्याज। क्या कहलाता है? साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अब बात को समझिएगा। ये पहले साल ब्याज लगा, ये दूसरे साल ब्याज लगा मूलधन पे। तो मूलधन पे जो ब्याज लगता है वो साधारण ब्याज होता है, आपको पता है, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग जाता है, ठीक है। तो दूसरे साल में जो पहले साल का ब्याज है उस पर भी ब्याज लगता है। तो कितने का ब्याज लगेगा? 1/5 का। तो 5 का 1/5 कितना होता है? 1। 5 का 1/5 कितना होता है? 1। नहीं पता है तो काउंट कर लो, 5 का 1/5 का मतलब होता है गुणा, इसे कट गया, कितने का ब्याज मिलेगा? 1 का ब्याज मिलेगा। बात समझ में आ नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1 मेरे बच्चे, ठीक है। अब देखो टोटल सीआई कितना आया? सीआई आया आपका, ये देखो, ये पूरा मिला जुला के सीआई कहलाता है। ये पूरा मिला जुला के जो यहां से यहां तक आपको दिख रहा है, ठीक है, ये है हमारा सीआई। क्या है ये? कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 5 5 10, 10 और 1 11 बन रहा है बच्चे। बात समझ में आ गया? और जो सिंपल इंटरेस्ट दिख रहा है वो कितना दिख रहा है? केवल 5 और 5 10 दिख रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया इन दोनों के CI माइनस SI कितना आया? हमारे हिसाब से जो इनका डिफरेंस आया है वो कितने का आया है? तो कहेंगे सर जी 11 माइनस 10, यानी कि 1 यूनिट का डिफरेंस आया है आपके हिसाब से। बिल्कुल सही बात है। उस 1 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है आपके एग्जाम में या फिर आपके पेपर में, वो दे रखे 625 रुपए, ठीक है। एक्चुअल में उसका मान कितना है? 625 रुपए। हमें बताना है कि मूलधन कितना होगा। तो मूलधन हमने कितना माना है? 25 यूनिट। कितना माना है? 25 यूनिट। तो हमारे 1 यूनिट की वैल्यू इनके 625 के बराबर है, तो हमारे 25 यूनिट की वैल्यू इनके कितने के बराबर होगी? तो आप कहेंगे कि सर तो ये हो जाएगा 625 गुणे 25। जब गुणा करेंगे तो ये आपको मिलेगा 15,625 रुपए। बात समझ में आई कि नहीं आई? 15,625 रुपए इसका आंसर प्राप्त होगा। बात समझ आ गई? तो तीनों मेथड हमने आपको बता दिए 2 साल के लिए, ठीक। कहीं ना कहीं 3 साल के लिए भी आएगा तो वहां पे मैं उसको भी सॉल्व करा दूंगा। बात समझ में आ गई? तो फटाफट इस तरीके को, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसमें बहुत गहराई है बच्चे, अभी आपने कुछ भी नहीं सीखा है इसमें, ठीक है। इस वाले तरीके में बहुत बड़ी गहराई है और बहुत ही टाइम लगता है इसको थोड़ा सा पढ़ने में, ठीक है। तो फटाफट इसे आप नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्या है क्वेश्चन को समझिएगा। लिखा हुआ है 18 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 72 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है? ओहो, चलिए आ जाइए, देखते हैं। सुनिए, 18 व्यक्तियों का जो वजन है, 18 व्यक्ति थे, उनका वजन मान लो x किलोग्राम था, कुछ भी रहा होगा। उनका वजन 250 किलोग्राम बढ़ जाता है, मतलब कि उनका वजन बढ़ के 250 किलो 2.5 किलोग्राम उनका वजन बढ़ जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। जब 72 किलोग्राम का व्यक्ति का 72 किलोग्राम का एक व्यक्ति जब बाहर जाता है, उसके स्थान पे कोई नया व्यक्ति आता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या है, यही आपको बताना है, ठीक है। बात को समझेंगे, बहुत ही आराम से इस बात को समझेंगे, समझो। अच्छा, 18 व्यक्ति पहले थे, उनका कुछ वजन था। 18 व्यक्ति पहले थे, उनका कुछ वजन था। अब एक व्यक्ति गया और एक व्यक्ति आ गया, तो उसका वजन कितना हो जाए? उनके कितने व्यक्ति हुए? तब भी 18 ही व्यक्ति हुए। 18 व्यक्ति पहले थे, उनका वजन कुछ था, लेकिन एक व्यक्ति गया और एक व्यक्ति आया। जो जाने वाला व्यक्ति है उसका वजन कितना है? 72 किलोग्राम है। उसका वजन कितना है? 72 किलोग्राम। जो आने वाला व्यक्ति है उसके आने से 250 किलोग्राम जो औसत वजन में वृद्धि हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब आने जाने में भैया अंतर तो 0 हो गया, मतलब कि न कोई व्यक्ति आया न कोई व्यक्ति गया, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन वजन कितना बढ़ गया? 250 किलोग्राम सबका वजन बढ़ गया। बात समझ में आया? तो आपको एक बात समझना होगा। क्या बात समझना होगा? कि अगर इसको आपको डायरेक्ट आंसर निकालना हो तो आप कहेंगे कि सर जी अब इनका वजन जो होगा x प्लस 2.5 किलोग्राम हो गया। 18 व्यक्तियों का औसत वजन कितना था? x था।
18 व्यक्तियों का औसत वजन कितना हो गया, x प्लस 2.5 किलोग्राम हो गया है, ठीक है। 2.5 किलोग्राम बढ़ गया क्योंकि एक व्यक्ति गया एक व्यक्ति आया, जो गया हुआ व्यक्ति है उसका वजन 72 किलोग्राम है। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो नया व्यक्ति आया होगा उसका वजन इस 72 किलो वाले व्यक्ति से ज्यादा रहा होगा कि कम रहा होगा? अगर कम होता तो औसत वजन घट जाता। औसत वजन बढ़ने का मतलब यही है कि जो व्यक्ति आया है वो इस वाले व्यक्ति से भारी व्यक्ति है। अच्छा, तो हमें काउंट करना है कि वो एक व्यक्ति पे कितना अधिक वजन लेकर आया है, ठीक है। तो 18 व्यक्तियों में प्रत्येक व्यक्ति पे कितना किलोग्राम बढ़ा दिया, 250 किलोग्राम वो बढ़ा दिया, 250 किलोग्राम वो बढ़ा दिया। तो कुल कितना वजन बढ़ाया है, 18 गुणे 2.5 किलोग्राम का वजन उसने बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 18 गुना हो गया 36 और 18 गुना आधा में होगा तो कितना हो जाएगा 9। कुल 45 किलोग्राम ये ज्यादा वजन लेकर आया होगा जाने वाले व्यक्ति से। तो इसमें लाके 45 जोड़ देंगे बच्चे, तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 7 4 11, 117 किलोग्राम का जो होगा वो व्यक्ति होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से समझाता हूं इस बात को। भाई देखो, 72 किलोग्राम का आदमी गया, एक नया व्यक्ति आया, नए व्यक्ति के आने से औसत वजन बढ़ गया, इसका मतलब जो व्यक्ति आया होगा उसका वजन 72 किलोग्राम वाले व्यक्ति से ज्यादा रहा होगा। तो हमने कहा कि भैया देखो, ये बात ये हुई कि 18 लोगों का वजन इसने 2.5 किलो बढ़ाया है, यानी कि कितना एक्स्ट्रा वजन लेके आया है हम काउंट कर सकते हैं कि 18 गुणे एक व्यक्ति पे 2.5 किलोग्राम बढ़ाया है, तो 18 व्यक्तियों पे 45 किलोग्राम उसने वजन बढ़ाया होगा। तो 45 लाख के जोड़ दिया 72 में, कितना हो गया, 117 किलोग्राम इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं बच्चे, ठीक है। और नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है वो मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है वैसे भी, और इस सवाल को आप खुद करेंगे, ठीक है। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे, वो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें मैं थोड़ा टाइम लेके आपको बात को समझाऊंगा, ठीक है। समझिएगा, लिखा हुआ है, एक बेईमान दुकानदार चीनी को 20 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है, जिसे उसने 15 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा था, ठीक है। साथ ही वह 1000 ग्राम चीनी के स्थान पर 850 ग्राम चीनी देता है। उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले बच्चे देखो, अगर तुक्का लगाना होता तो क्या लगाते हैं, समझो बात को। देखो, 20 रुपए का बेचता है, 15 का खरीदा था, तो प्रॉफिट तो यही हो गया। यहां भी तो प्रॉफिट हो रहा है उसको। क्या प्रॉफिट हो रहा है, 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चीनी खरीदा है और 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चीनी को बेच रहा है, ठीक। तो यहां भी प्रॉफिट हुआ। और 1000 ग्राम जहां चीनी उसको देना चाहिए, उसके जगह पे वो 850 ही ग्राम चीनी वो दे रहा है। तो इसका मतलब यहां भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो हानि वाले जो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे, वो तो कट गए, वो तो उत्तर हो ही नहीं सकते। बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 बच रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक। अब आते हैं, मतलब उत्तर या तो पहला वाला होगा या तो चौथा वाला होगा, ये बात हमारी कंफर्म हो चुकी है, ठीक। अब आते हैं बात को कैसे समझते हैं। देखो जी, पहले बात आपको निकालना पड़ेगा कि ये चीनी जो है, हम मानते हैं कि चलो ग्राम ग्राम पे ही हम बात करते हैं, ठीक है। मान लो 1000 ग्राम चीनी आप उससे खरीदने गए, तो पहले जो चीनी वो, ठीक है, सस्ते में खरीदा है, आपको महंगे में बेच रहा है, पहली बात, और आपसे ठग भी रहा है। तो इस बात को टैकल करते हैं। देखो जी, उसने आपको ये सवाल ऐसे ही करना जैसे मैं बता रहा हूं। उसने सीपी दिया 15, उसने सीपी दिया 15 और उसको बेच कितने में रहा है, तो 20 रुपए में। कितने रुपए में बेच रहा है, 20 रुपए में। कितने का फायदा ले रहा है, 5 रुपए पर किलो पे फायदा ले रहा है। मतलब 1000 ग्राम पे वो 5 रुपए आपसे एक्स्ट्रा कमा रहा है, ठीक है, 5 यूनिट। तो कितना परसेंट फायदा कमा रहा है, तो कहेंगे कि सर 5 का फायदा ले रहा है कितने पर, 15 पर, क्योंकि 15 का खरीदा है, तो 100 पे कितना, ठीक है। तो भैया 5 का नाम 5 बचा 3, तो 33% का वो लगभग 33 सही 1/3% का लगा, कह सकते हैं 33.33% का वो आपसे वैसे फायदा ले रहा है। बात समझ में आ गई, आ गई, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जब आपको वो सामान बेच रहा है, अगर आपने उससे 1000 ग्राम सामान लिया, 1000 ग्राम सामान लिया, ठीक है,
तो वो देगा कितना आपको 850 ग्राम सामान देगा। कितना सामान देगा आपको 850 ग्राम ही सामान आपको वो दे रहा है, ठीक। और अलग से कितना फायदा कमा रहा है 33.33%, 33.33%। तो अगर आप उससे 1000 ग्राम सामान ले रहे हैं तो उतने में वो कितने सामान लेके आएगा 33.33। इसका 33.33% आप और अलग से काउंट कर दीजिए, बताइए कितना हो जाएगा 13.133 इतना लगभग मान लीजिए, ठीक है। इसको अब समझिएगा, तो मतलब कि 1000 रुपए का सामान आपने उससे खरीदा, 1000 ग्राम सामान आपने खरीदा, ठीक है। आपसे पैसा ले रहा है वो 1000 ग्राम का, लेकिन सामान क्या दे रहा है 850 ग्राम। लेकिन अलग से भी वो 33.33% कमा रहा है, यानी कि कुल पैसा को कितना मिलेगा उसको, पैसा कितना मिलेगा 1333.3 रुपए आप उसको देंगे। बात समझ में आएगी नहीं, 1000 ग्राम का, ठीक। लेकिन आपको सामान कितना मिला 850, तो उसकी भर्ती कितने की लगी 850 की, उसकी सीपी लगी 850 की, और उसको प्रॉफिट कितना, उसको मिला कितना 1333.3 रुपए मान लो उसको मिल रहा है। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। अब समझो, तो आप जब इसको काउंट करेंगे तो कितने रुपए का प्रॉफिट मिला, इतने का सामान उसका आपको दे रहा है, ले आपसे कितना रहा है 1333.3 रुपए ले रहा है। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसका, भैया बताओ कितना हो रहा है 1333 लगभग है, 1333 माइनस 850 करेंगे जब इसको, तो ये हो जाएगा 3, 13 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। और यहाँ बचे कितना 4, 12, 12 से 8 गया कितना बचेगा 4, लगभग 483 का प्रॉफिट कितने कमाएगा ये 850 पे कमाएगा। तो 100 पे कितना, जब इसको आप काउंट करेंगे तो आएगा लगभग 56, कितना आंसर में है, हाँ 56.86%, 56.86% का उसको प्रॉफिट इस पे मिलेगा, इस पे इसको इतना प्रॉफिट मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं है। देखो बच्चे क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बीच का क्वेश्चन है। ये जब कॉन्सेप्ट को जब हम पढ़ते हैं कि कितने परसेंट पे खरीदा कितने परसेंट पे बेच रहा है, तो उस समय हम लोग कम से कम 10 सवाल इसके पहले करते हैं और 4-5 सवाल इसके बाद करते हैं। एकदम बीच में ये कॉन्सेप्ट अटका के छोड़ दिया है क्वेश्चन में, ठीक। तो बीच में हर एक स्टेप को अगर मैं यहाँ पे क्लियर करने लगूंगा तो कम से कम आधे घंटे 45 मिनट मुझे लग जाएंगे, ठीक है, एक ही सवाल में। तो उससे अच्छा है कि मैं आपको समझा देता हूं कि पेपर में क्वेश्चन करना कैसे होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन सभी शिफ्ट में लगभग पूछे जा रहे हैं, ठीक है, डेटा चेंज कर करके। तो आपको करना क्या है, आपको पैसा काउंट करना है किस पे, जितने रुपए का जितना सामान आप ले रहे हैं। मान लो आपने 1000 ग्राम सामान लिया, आपको सामान के साथ दिया 850 ग्राम सामान लिया, आप पहले ही काउंट कर लेंगे कितने परसेंट का प्रॉफिट आपको अलग से कमा रहा है, ठीक है। तो कह रहा भैया देखो मैं सामान आपको दे रहा हूं 1000 रुपए के दाम में, आपको 1333 रुपए का सामान दे रहा हूं। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको सामान दिया 850, पैसा लिया आपसे कितना 1333 रुपए, कितना ज्यादा लिया 483 रुपए ज्यादा लिया, कितने से 850 से। तो उस पर काउंट कर देंगे आप प्रॉफिट कितना आ जाएगा 56.86% का। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो फटाफट इस सवाल को आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला जब सेट कराऊंगा तो उसमें भी इस टाइप का एक सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो उसमें भी थोड़ा सा मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको आप। चलिए, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसको। चलिए अगला सवाल है हमारा, लिखा हुआ है 2/3 इंटू 6/5, आप इसको लगा लेंगे, इसको मैं बताने का इच्छा नहीं रखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है और फिर 15% की वृद्धि की जाती है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको भी आप कई तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको आराम से बता देता हूं आपको। मान लो कोई संख्या थी हमारे पास 100 थी, मान लो कोई संख्या हमारे पास 100 थी, कितनी थी 100, उसमें पहले 20% की कमी कर दी गई, 20% की कमी कर दी गई, ठीक है। तो 20% की कमी मतलब 20 की कमी, तो कितना हो जाएगा संख्या 80 हो जानी चाहिए थी संख्या, हमारे हिसाब से संख्या 80 हो जानी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, फिर उसमें 15% की वृद्धि कर दी गई, 15% की वृद्धि कर दी गई। तो 15% का जब वृद्धि काउंट करेंगे तो 80 का 15% कितना होता है बताओ, 15/100 हो जाएगा, ठीक है भैया। 20 से कटेगा 4 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 3 बार में, 4 तिया 12 की वृद्धि कर दी गई। कितने की वृद्धि 12 की। तो 80 12 कितना हो गया 92 हो गया, कितना हो गया जी 92 हो गया, ठीक है। तो अब बताओ संख्या कितनी थी 100 थी,
ये दोनों प्रोसेस करने के बाद संख्या मिल कितनी रही हमको 92। कितने की कमी आ गई है बच्चा, तो कहेंगे 8 की कमी आ गई है। कितनी की, 8 यूनिट की कमी आ गई है। कितनी यूनिट की कमी, 8 यूनिट की कमी, जो कि संख्या क्वेश्चन में दे रखा है 64। 8 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 64 के बराबर दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, तो कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 गुणा 8 की वैल्यू 64, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 है 64, 8 यूनिट हो गई। ठीक है, तो भैया 100% की वैल्यू निकालनी, मतलब संख्या क्या है, संख्या हमने कितनी मानी थी 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे सर जी 8 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 800। ये जो हमारी होगी वो संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, उम्मीद आपको बात समझ में आई होगी। रामबाण से इसको कर देते हैं, रामबाण समझिएगा। देखो संख्या में पहले 20% की कमी की गई तो माइनस का 20%, ठीक है, प्लस उसमें कितने की वृद्धि की गई है, 15% की, तो प्लस का 15 हो जाएगा, प्लस माइनस का 20 गुणे प्लस का 15/100। ये तो आपने फार्मूला पढ़ ही रखा होगा, कौन सा फार्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो अगर माइनस हो रहा है तो माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है। तो भैया देखो इस फार्मूले से भी ये क्वेश्चन दे के आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, ये यहाँ से माइनस का 20 प्लस का 15 कितना हो जाएगा, माइनस का 5% हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस का 20, 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, 5 से कटेगा 3 बार में, तो ये प्लस का 3%, ठीक है। तो कितना परसेंट का अंतर आ रहा है भैया, यहाँ पे देख लो जरा, माइनस का 5 यहाँ पे आएगा और ये माइनस होगा ना, माइनस का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो माइनस का 3%, तो हो जाएगा माइनस का 8%। मतलब संख्या कितनी होती है अपना, 100% होती है। संख्या माइनस कितनी होगी, 8%। 8% की वैल्यू कितने के बराबर, 64 के बराबर। तो इसलिए 100% की वैल्यू जब काउंट करेंगे तो कहेंगे कि सर जी 64 वैल्यू है कितने का, 8 का, तो 100 का कितना, तो 8 है 64 कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल को आप लगा सकते हैं, ठीक। तो ये सवाल भी अच्छा ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। चलिए तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके हम इसे डिलीट करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल है एक संख्या के 25% और उसी संख्या के 30% के बीच का अंतर 500 है। एक संख्या के 25% और 30% के बीच का अंतर कितना है, 500 है। ध्यान देना कोई भी संख्या अपना 100% होती है, कोई भी संख्या अपना 100% होती है। तो उस संख्या के 25% और 30% के बीच का जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 500 दे रखा है, ठीक है। उस संख्या के 25% और 30% के बीच का अंतर कितना दे रखा है, 500। यह है डिफरेंस का साइन, जो बड़ा हो छोटा वाला घटा दो, तो 30 में से 25 जाए कितना बचेगा, 5%। 5% बराबर कितने के हैं, 500 के हैं। तो भैया 1% कितने के बराबर हो जाएगा, तो 5 से भाग कर दो कितना हो जाएगा भैया, 100 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 5% बराबर 500 के, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो भैया 100% कितना हो जाएगा इसका, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 10,000 के, ठीक है। 10,000 के बराबर हो गया। कह रहा है उस संख्या का 20% कितना है, तो 10,000 का 20%, 10,000 का 20% मतलब 20/100 बच्चे निकाल देंगे, 0 से 0 कट गया, तो कितना आ जाएगा, 2,000। कितना आ जाएगा जी, 2,000। बात समझ में आई। इसका 20% कितना होगा, 2,000 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल है आज का अंतिम सवाल, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, लिखा हुआ है क्या कि एक संख्या लिखी हुई है कितना, 813810K36 में K को प्रतिस्थापित करने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। अच्छा जी, लिख रहा है कि ये संख्या जो है ना ये 8 से डिविजिबल है, ये जो संख्या लिखी हुई है 8 से डिविजिबल है, तो K के स्थान पे आने वाला सबसे बड़ा मान और सबसे छोटे मान का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब भी कोई संख्या 8 से डिविजिबल होती है, जब भी कोई संख्या 8 से डिविजिबल होती है तो केवल अंतिम के 3 अंकों को चेक करना होता है कि वो संख्या 8 से कट रही है कि नहीं कट रही है। बात समझा गया। इन सबसे हमें कोई मतलब नहीं है, जहां हमें डिविजिबिलिटी 8 से चेक करनी होती है, ठीक। अगर डिविजिबिलिटी 2 से चेक करनी होती है तो अंतिम के 1 अंक को देखते हैं कि वो 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है।
अगर डिविजिबिलिटी 4 से चेक करनी होती है तो अंतिम के 2 अंकों को चेक करते हैं कि वो 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है। डिविजिबिलिटी 8 से चेक करना होगा तो अंतिम के 3 अंकों को चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी 16 से चेक करना होगा तो अंतिम के 4 अंकों को चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी 32 से चेक करना होगा तो अंतिम के 5 अंकों से चेक करते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, आगे आ जाते हैं। लिखा हुआ K36, हमको K का सबसे अधिकतम और न्यूनतम दोनों मान ज्ञात करना है ताकि ये नंबर जो है 8 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर हम K के स्थान पे बच्चे 0 रख देते हैं, सबसे छोटा मान निकालना होगा, तो अगर हम K के स्थान पे 0 रख के चेक करते हैं तो 0 36 क्या 8 से कटता है? नहीं कटता है। तो इसका मतलब K का मान 0 नहीं हो सकता। उसके बाद हम सबसे छोटा मान रख सकते हैं 1, तो बन जाएगा 136। कितना बन जाएगा ये? 136। 136 8 से कटता है कि नहीं कटता है? तो कट जाता है 17 बार में। तो यानी कि K का न्यूनतम जो मान होगा, K का न्यूनतम जो मान होगा वो कितना हो जाएगा बच्चे? 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और K का अधिकतम मान चेक करना है तो फिर उल्टा रखते हैं, एक ही संख्या रखनी है तो K का अधिकतम मान कितना रख सकते हैं हम? 9। तो ये हो जाएगा 936। कितना हो जाएगा? 936। चेक करते हैं कि ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। चेक कर लेते हैं भैया। देखो, इसको हम लिख सकते हैं 800 प्लस 36। 8 से डिवाइड करना है। 8 से तो 800 डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, अरे 136 हो जाएगा। और 136 हमने अभी देखा है कि 8 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये भी डिवाइड हो गया। तो अगर ये दोनों डिवाइड हो गए तो यानी कि पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। और जब पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी तो K का अधिकतम मान कितना हो जाएगा? K का अधिकतम मान कितना हो जाएगा बच्चे? 9 हो जाएगा। तो इसके न्यूनतम और अधिकतम मान का योग कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। बात समझ आई आपके? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, एक छोटा सा प्रयास था कि मैं आप लोगों के बीच में उन क्वेश्चंस को रख पाऊं जो एसएससी जीडी के पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो ऐसे ही सेशंस को हम लेकर आगे भी आएंगे, आगे भी सेशन को हम सॉल्व करेंगे और आपको जो पेपर में पूछे जा रहा है उन क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। और कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो पेपर में आ सकते हैं उन्हें भी हम सॉल्व करवाएंगे। तो आप लगे रहिए, जितना हम आपको बताते जा रहे हैं उतने को आप सॉल्व करते जाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपके पास जल्दी ही आ जाएगी। जितने भी सवाल लगवाए गए हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, क्योंकि यही सवाल डेटा चेंज करके फिर से पेपर में डाल दिए जा रहे हैं। ठीक है, एक ही सवाल को आप कई बार सॉल्व करिए ताकि प्रैक्टिस खूब अच्छे से हो जाए। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।